वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे विषय हिंदी और आज की हमारी कक्षा है 8वीं कक्षा का आज हम व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और व्याकरण का हमारा टॉपिक है वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण में सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य भेद। वाक्य भेद का ये सेशन पहला है। सबसे पहले देखते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य की परिभाषा का अर्थ होता है डेफिनेशन। वाक्य की परिभाषा देखते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब देखते हैं कुछ उदाहरणों के द्वारा। जैसे कि पहला वाक्य दिया है कि मोहन खेलता है। तो देखो यहाँ पर मोहन अलग शब्द है, खेलता है यह अलग शब्द है। तो लेकिन अलग अलग शब्दों के सार्थक समूह को फिर उनका कुछ अर्थ निकल रहा है। तो इस प्रकार मोहन खेलता है, इसे हम कहेंगे एक वाक्य। उसके बाद का दूसरा वाक्य है कविता दौड़ती है। दूसरे वाक्य में भी कविता एक नाम है, अलग शब्द है, और दौड़ना एक क्रिया है और भी एक अलग शब्द है। तो क्रिया के शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहेंगे। में देखते कविता दौड़ती है एक वाक्य है। उसके बाद लड़के पढ़ते हैं। तो इस प्रकार शब्द के सार्थक समूह को अर्थात ग्रुप को हम सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। वाक्य निर्माण में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखो वाक्य बनाते समय हमें कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, ये मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पढ़ते हैं। सबसे पहला है वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द अर्थात पद सार्थक होना चाहिए। वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं वह कैसे होने चाहिए? सार्थक। दूसरा पढ़ते हैं प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब वाक्य में प्रत्येक शब्द सार्थक तो होने चाहिए लेकिन उसका सही अर्थ होना चाहिए। उसके बाद तीसरा देखते हैं अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। कभी भी वाक्य जो होते हैं वह अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। जैसे कि लड़के दौड़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, ये कैसे मतलब अपने आप में पूर्ण वाक्य। अब मैं कहूंगी कि लड़के दौड़, तो यह वाक्य पूर्ण नहीं लगता है, वो सार्थक नहीं। वाक्य से अगर दो शब्दों को जोड़ा जाए तो वाक्य होता है, लेकिन वह कैसा होना चाहिए? सार्थक और अपने आप में पूर्ण। उसके बाद वाक्य निर्माण में निम्नलिखित बातें में ध्यान रखने के लिए इसमें हम देख रहे पॉइंट चौथा, शब्दों को बोलने अथवा सुनने में निकटता होनी चाहिए। मतलब अगर हम जो शब्द बोलते हैं वह या कुछ सुनते हैं तो उसमें निकट होना चाहिए। जैसे अगर मैं जो बोल रही हूँ शब्द वो क्या है, एक साथ बोल रही हूँ। अगर मैं बोलूंगी राधा दौड़ी, मतलब इसमें गैप होता है, तो ये गैप नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें सुनने में या बोलने में हमेशा निकटता होनी चाहिए। उसके बाद पांचवा देखते हैं उचित पद क्रम का प्रयोग होना चाहिए। मतलब वाक्यों का जो क्रम होता है वह उचित होना चाहिए। उसके बाद 6 वाला देखते हैं कर्ता, क्रिया, कर्म, लिंग और वचन का उचित मेल होना चाहिए। तो हम पढ़ रहे वाक्य निर्माण में कौन कौन सी बातें ध्यान में देखनी चाहिए, इसका हम चौथा पॉइंट पढ़ रहे कि शब्दों को बोलने अथवा सुनने के समय हमेशा शब्दों में निकटता होनी चाहिए। उसके बाद पांचवा है उचित पदक्रम का प्रयोग होना चाहिए। फिर आगे का 6 वाला है कि कर्ता, क्रिया, कर्म, लिंग और वचन का उचित मेल होना चाहिए। तो हमेशा वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म, लिंग और वचन का इनका मेल अच्छे से होना चाहिए और उचित होना चाहिए। अब देखते हैं कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य को हमेशा 2 भागों में बांटा जाता है। तो कर्ता और क्रिया के अनुसार वाक्य को कौन से 2 भागों में बांटा जाता है देखते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय।
तो याद रखना है हमें कि कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य को हमेशा उद्देश्य और विधेय इन दो भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। तो वाक्य में हमेशा जिसके बारे में बताया जाता है उसे हमेशा उद्देश्य कहते हैं। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है मैंने उदाहरण के तौर पे, राम पाठशाला जाता है। तो इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है, पाठशाला कौन जा रहा है, तो राम नाम का एक व्यक्ति या लड़का जा रहा है। तो राम पाठशाला जाता है, इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में, इसलिए राम यह क्या हुआ, उद्देश्य। तो राम पाठशाला जाता है, इस वाक्य में राम यह शब्द उद्देश्य है। अब देखते हैं दूसरा, विधेय। विधेय किसे कहेंगे, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। उद्देश्य के विषय में कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब उद्देश्य में क्या देखा था कि जिसके बारे में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय क्या है कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जा रहा है उसे हम कहेंगे विधेय। तो अब यहाँ पर पहला ही वाक्य लेते हैं कि राम पाठशाला जाता है। तो राम कहाँ पर जा रहा है, पाठशाला जा रहा है। तो राम के बारे में, अर्थात राम यह उद्देश्य है और राम के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए पाठशाला जाता है यह क्या हुआ, विधेय। पाठशाला जाता है यह विधेय हुआ। तो राम यह उद्देश्य है और पाठशाला जाता है यह विधेय है। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण, पिताजी बाजार गए। इसमें पिताजी बाजार गए यह क्या है, पिताजी यह उद्देश्य है। और किसके बारे में बताया जा रहा है, पिताजी के बारे में, इसलिए पिताजी यह शब्द उद्देश्य है। और बाजार गए, उद्देश्य मतलब पिताजी कहाँ गए, बाजार गए। तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जा रहा है उसे हम कहेंगे विधेय। तो बाजार गए यह शब्द क्या हुआ, विधेय। माँ खाना बनाती है, इसमें माँ यह शब्द उद्देश्य है और खाना बनाती यह विधेय है। अब देखो जो हम पढ़ रहे वाक्य के भेद अर्थात वाक्य के प्रकार। अब वाक्य के जो प्रकार होते हैं या वाक्य के जो भेद किए जाते हैं वो दो प्रकार से किए जाते हैं या दो दृष्टि से किया जाता है। एक होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर, अर्थात रचना के दृष्टि से और अर्थ के दृष्टि से। रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले रचना के आधार पर कौन से तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य को ही हम क्या कह सकते हैं, मिश्र वाक्य। तो इस प्रकार रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार हमने देखे। अब पढ़ते हैं प्रकारों को विस्तार से। पहला प्रकार है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं, देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। कि हमने देखा अब उद्देश्य और विधेय क्या है सबको पता है। अब देखते हैं पहला उदाहरण देखते हैं हम, सरला पत्र लिखती है। तो इसमें क्या है, सरला यह क्या है, उद्देश्य, और पत्र लिखती है ये क्या है, विधेय। तो सरला पत्र लिखती है, इसमें उद्देश्य भी है और विधेय भी है। ये तो इस वाक्य का सरल प्रकार है, सरल वाक्य। दूसरी बात, समीक्षा कपड़े धोती है। इसमें समीक्षा यह शब्द क्या है, उद्देश्य, और कपड़े धोती है यह क्या है, विधेय। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य
कहते हैं। अब देखते हैं वाक्य का दूसरा प्रकार, संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े रहते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जिस वाक्य में दो या दो से ज्यादा अगर अलग अलग स्वतंत्र वाक्य होते हैं और उन दो या दो से अधिक वाक्यों को जिस समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ा जाता है उन वाक्यों को हमेशा संयुक्त वाक्य कहते हैं। हाँ, अब देखते हैं उदाहरणों के द्वारा। पहला उदाहरण लेते हैं, राधा ने गीत गाया और मीरा नाचने लगी। अब देखो, राधा ने गीत गाया ये एक वाक्य है और मीरा नाचने लगी ये दूसरा वाक्य है। मतलब ये दोनों वाक्य अलग अलग है। मीरा नाचने लगी ये भी अलग वाक्य है और राधा ने गीत गाया ये भी अलग वाक्य है। लेकिन इन दो वाक्य को जोड़ा गया है, किससे जोड़ा गया है? और इस समुच्चय बोधक शब्द ने। तो जब और इस समुच्चय बोधक ने दो वाक्य को जोड़ दिया है तो उसका एक वाक्य होता है, राधा ने गीत गाया और मीरा नाचने लगी। तो इसे कहेंगे हम संयुक्त वाक्य। संयुक्त शब्द से हमें पता चलता है कि जोड़ना, संयुक्त करना, मतलब दो अलग अलग वाक्यों को एक साथ जोड़ना। अगला उदाहरण देखते हैं, राम पढ़ रहा है और मोहन खेल रहा है। अब इसमें राम पढ़ रहा है ये एक वाक्य है और मोहन खेल रहा है ये दूसरा वाक्य है। और इन दोनों वाक्य को और इस समुच्चय बोधक शब्द ने जोड़कर एक पूरा वाक्य बना दिया है। इसलिए राम पढ़ रहा है और मोहन खेल रहा है यह हुआ संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में हमेशा याद रखने की बात यह है कि संयुक्त वाक्य में हमेशा समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। अब समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं? और, किंतु, परंतु, तथा, अथवा, किंवा, ये सारे समुच्चय बोधक शब्द है और संयुक्त वाक्य में हमेशा यह समुच्चय बोधक शब्द आते हैं। हाँ, देखो, संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होने वाले संयोजक चार प्रकार के हैं। जैसे कि हमने देखा समुच्चय बोधक में जैसे कि और, तथा, एवं, किंतु, परंतु भी हो सकते हैं। इसके बाद विरुद्धतावाचक, मतलब दो वाक्य में विरुद्ध बताना है तब उसे कहते हैं विरुद्धतावाचक। तो शब्द कौन से है? पर, परंतु, किंतु, लेकिन। फिर उसके बाद विकल्पवाचक, मतलब दो इसमें अगर ऑप्शन देना है तो या, अथवा, यह शब्द। परिमाणवाचक, इसमें शब्द होते हैं अतः, अतएव या इसलिए। तो ये सारे क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है, लेकिन उसका प्रयोग कब करना होता है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखते हैं वाक्य का तीसरा भेद, तीसरा प्रकार, मिश्र वाक्य। ऐसा प्रधान वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़ दिए गए हो तो वह मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो देखो, ऐसा एक प्रधान वाक्य, मतलब देखो अब इसमें क्या क्या आ रहे हैं मिश्र वाक्य में? एक प्रधान वाक्य होना चाहिए, फिर आश्रित या उपवाक्य जोड़ दिए जाते हैं। मतलब यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग नहीं होने वाला है, लेकिन वाक्य बड़ा होता है और उसमें दो वाक्य को जोड़ने के साथ एक प्रमुख या प्रधान वाक्य होता है और उस पर आधारित अर्थात उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। मतलब एक प्रधान वाक्य और एक उपवाक्य। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने दिया हुआ है, मैंने एक खिलौना खरीदा जो बैटरी से चलता है। अब पूरा एक वाक्य है, पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन उसमें देखो क्या है, मैंने एक खिलौना खरीदा। यहाँ पर हम स्टॉप हो सकते हैं, मतलब प्रधान वाक्य है या प्रमुख वाक्य है, मैंने एक खिलौना खरीदा, यह क्या है? प्रधान वाक्य। और जो बैटरी से चलता है, मतलब ये क्या हुआ? उपवाक्य। इसे हम क्या कहेंगे? उपवाक्य।
अब देखो यहाँ पर फर्क ये है कि जो प्रधान वाक्य होता है ना वो किसी पर आश्रित नहीं होता है। मतलब यहाँ पर देखो प्रधान वाक्य कौन सा है कि मैंने एक खिलौना खरीदा, यहाँ पर अगर खत्म कर देते तो आगे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो उपवाक्य होता है ना वह ये पहले वाक्य से, जो प्रधान वाक्य होता है ना उसके सिवा अगर वो वाक्य नहीं होता है तो वह अपूर्ण कहलाता है, मतलब उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है। जैसे कि जो बैटरी से चलता है, अगर हम सिर्फ कहे जो बैटरी से चलता है, मतलब ये वाक्य पूरा नहीं, उसका मीनिंग नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए यह उपवाक्य जो होता है वह हमेशा प्रधान वाक्य पर आश्रित होता है, इसलिए उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार जब एक ही वाक्य में प्रधान वाक्य होते हैं और उस पर आधारित आश्रित उपवाक्य होते हैं तो वह हमेशा मिश्र वाक्य कहलाते हैं। अब देखो इसमें हम योजक शब्द कौन कौन से होते हैं देखते हैं। योजक शब्द मतलब दो वाक्य को जोड़ने के लिए, जैसे कि और, किंतु, परंतु, एवं, क्योंकि, कि, जब, तब, जैसा, वैसा, जो, वह, यदि, तो आदि योजकों का प्रयोग हमेशा मिश्र वाक्यों में करते हैं। यहाँ पर वाक्य शब्द चाहिए। मिश्र वाक्यों में किया जाता है। तो हमेशा अभी कौन कौन से वाक्य के प्रकार देखें? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? समुच्चय बोधक शब्द, और मिश्र वाक्य में हमेशा योजक शब्द होते हैं। प्रधान वाक्य, अभी हमने देखा कि प्रधान वाक्य क्या होते हैं, जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें अलग से बोला जा सकता है। मतलब देखो मैंने कहा था उदाहरण समझाते समय कि प्रधान वाक्य जो होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है, वो किसी पर आधारित नहीं होता है, उसका पूर्ण मीनिंग होता है। जैसे कि मैंने एक खिलौना खरीदा, इसमें जो प्रधान वाक्य है वह अलग से लिख सकते हैं हम। मैंने जो एक खिलौना खरीदा। और उपवाक्य, पदों का ऐसा सार्थक समूह जो किसी वाक्य का अंश हो उसे उपवाक्य कहते हैं। अब प्रधान वाक्य की डेफिनेशन है और उपवाक्य की डेफिनेशन है कि पदों का ऐसा समूह होता है जो किसी अन्य वाक्य पर वो डिपेंड होता है। जैसे कि जो बैटरी से चलता है, वह जो उपवाक्य है वो किस पर डिपेंड है? प्रधान वाक्य मैंने एक खिलौना खरीदा, इस वाक्य पर डिपेंड है। अब देखते हैं, मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा, तो इसमें प्रधान वाक्य हुआ मोहन ने कहा कि, और मैं खेलूंगा इसमें यह होगा आश्रित उपवाक्य। उसके बाद मनोज ने बताया कि तुम आ गए, तो इसमें मनोज ने बताया यह क्या हुआ? प्रधान उपवाक्य, और तुम आ गए यह क्या हुआ? आश्रित उपवाक्य। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर संयोजक शब्द कौन सा है? की। जैसे हमने देखा था कि संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, तो इसमें संयोजक शब्द होते हैं। आश्रित उपवाक्य, देखो जो आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें हम अलग से नहीं बोल सकते, लेकिन प्रधान वाक्यों को हम हमेशा अलग से बोल सकते हैं। और दूसरा गुण कौन सा है कि ये पूरी तरह से प्रधान वाक्य पर निर्भर होते हैं, लेकिन प्रधान वाक्य आश्रित उपवाक्य पर निर्भर नहीं होते। अब जो हमने पढ़ा है उस पर हम कुछ प्रश्नोत्तर से सराव करते हैं। प्रश्न ऐसा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय लिखे। तो पहला वाक्य, बूंदे नीचे गिर गई, तो इसमें बूंदे यह शब्द क्या है? उद्देश्य। और नीचे गिर गई यह क्या हुआ? विधेय। उद्देश्य को ही हम कर्ता कह सकते हैं। अब देखो दूसरा वाक्य है, संचिता आज विद्यालय नहीं जाएगी, तो इसमें उद्देश्य है संचिता यह शब्द, तो संचिता यह क्या हुआ? उद्देश्य। उसी प्रकार आज विद्यालय नहीं जाएगी यह शब्द क्या हुआ? विधेय। यह वाक्य क्या है? पुनः विधेय।
उसके बाद का उदाहरण देखते, सीता और गीता अपना पाठ याद करती है। तो देखो यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है, सीता और गीता। मतलब वाक्य में एक से दो, एक से ज्यादा, मतलब दो उद्देश्य हो सकते हैं। तो सीता और गीता यह क्या है यहाँ पर, उद्देश्य। और अपना पाठ याद करती है, यह क्या हुआ, विधेय। तो बच्चों अब तक हमने वाक्य किसे कहते हैं, फिर रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, यह विस्तार से पढ़ा। अब आगे देखते हैं वाक्य के अन्य भेदों को।